बच्चों हम चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर कर रहे थे कल, उसमें हमने विच डेट्स वाला टॉपिक किया था। हमने डेट्स में पढ़ा था कि भाई डेट्स की इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होती है हिस्ट्री में, पीरियड की सिग्निफिकेंस होती है। तो हाउ डू वी पीरियडाइज, पीरियडाइज क्या होती है, हाउ डू वी पीरियडाइज। देखो पीरियडाइज मतलब एक पीरियड की बात करनी। जैसे भाई जैसे आप पैदा हुए थे, ठीक है, तो आपकी जो दादी या नानी ऐसे बताती है कि उस टाइम है ना बहुत के उस टाइम के दूसरे दिन ही जन्माष्टमी थी और तू पैदा हुआ था, उस टाइम इलेक्शंस हो रहे थे और तू पैदा हुआ था। मतलब वो क्या करती है, वो पीरियडाइज, वो आपको परफेक्ट डेट नहीं बताती, वो पीरियड बताती है कि तू उस टाइम पैदा हुआ था, ठीक है। जैसे अभी इस टाइम जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो ये कोरोना का टाइम है, तो उनके पेरेंट्स उनको कैसे बताएंगे कि भाई जब वो कोरोना चल रहा था ना तो तेरा जन्म हुआ था, ठीक है। मतलब पीरियडाइज मतलब एक वस्तु को लेके हम पीरियड कर देते हैं उस चीज को, ठीक है। इस टाइम जिनकी भी शादियां हो रही हैं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके पेरेंट्स उनको उनका जन्म या उनकी शादियां कैसे याद कराएंगे कि भाई तेरी शादी है ना जब कोरोना चल रहा था ना तब हुई थी। मतलब समझ लो कि भाई अप्रैल से जून जुलाई अगस्त तक हुई होगी, क्योंकि ये कोरोना इसी टाइम में चल रहा है, ठीक है। मार्च से जून जुलाई के बीच समझ लो कि इन 3-4 महीनों में कभी शादी हुई होगी, ठीक है। फिर बच्चे का जन्म, भाई तेरा जन्म कोरोना के टाइम हुआ था, तो वो समझ लो। तो हमने क्या किया, पीरियडाइज किया। पीरियड एक मतलब हमने इसको पीरियड बना लिया, ठीक है। ये जो कोरोना का टाइम चल रहा है ये एक पीरियड है, ठीक है। मतलब अब एक यादगीर वो बन गया है हमारा, ठीक है। तो मतलब जब डेट्स हिस्ट्री में डेट्स थोड़ी सी बोरिंग होने लगी, ऐसे लगा कि भाई डेट्स तो सिर्फ राजा महाराजाओं, उनके क्राउनिंग, उन्होंने शादी कब की, उनको वो मरे कब, मतलब वैसा हो रहा था। तो फिर हिस्टोरियंस ने सोचा कि हम पीरियडाइज करें चीजें, पीरियड्स में सोचें, ठीक है। तो हिस्टोरियंस तो आपको पता है उस टाइम किसका, मतलब देखो अभी हिस्ट्री बनना चालू भी नहीं हुई थी तो ब्रिटिशर्स आ गए थे इंडिया में, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स थे उसमें एक जेम्स मिल था, जेम्स मिल करके आया था 1817 में। वो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था, स्कॉटलैंड का इकोनॉमिस्ट, ठीक है। स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड का, इकोनॉमिस्ट मतलब बहुत बड़ा अर्थशास्त्रकार, मतलब सारा मतलब पैसे का ज्ञानी था, ठीक है। इकोनॉमिस्ट था एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, और फिलोसोफर भी था। फिलोसोफर मतलब फिलोसॉफी वाली बातें भी लिखता था। तो उसने क्या किया, उसने 3 वॉल्यूम वर्क, मासिव 3 वॉल्यूम वर्क, मतलब 3 भागों में बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी। किताबों का नाम क्या था, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मतलब इसने किताबें किस बारे में लिखी होंगी कि भाई जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, क्या करने आए थे, बिजनेस करने आए थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स इंडिया एज अ बिजनेस करने, एज अ व्यापारी मर्चेंट आए थे, और यहाँ के राजाओं को उन्होंने आके भाई अनुमति मांगी थी, क्या हम यहाँ बिजनेस करें, भाई आपका जो इंडिया है वो तो सोने की चिड़िया है, तो ये सोने की चिड़िया अगर हमको थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा कमा लें। तो एज अ बिजनेस करने आए थे उस टाइम जो ब्रिटिशर्स थे। पर इतने ज्यादा वो लोग मतलब कपटी थे और इतना ज्यादा वो लोग, उन्होंने धीरे धीरे जो इंडियंस को अपने अंडर कंट्रोल में करना चालू कर दिया। हमारे इंडिया राजाओं को, महाराजाओं को उस टाइम आपस में लड़वाना चालू कर दिया, क्योंकि राजा भी उस टाइम कहीं मराठा थे राजा, कहीं हिंदू थे, कहीं मुस्लिम राजा थे, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। मतलब इतने, आपको तो पता है कास्ट तो शुरू से ही बहुत सारी रही है इंडिया में, ठीक है, कितनी सारी कास्ट रही हैं। तो राजाओं को मतलब आपस में लड़ा के कास्ट का सब करके, और धीरे धीरे उन्होंने इंडिया को, जो रूलर्स थे उनको सबजुगेट करना चालू किया। सबजुगेट का मतलब कंट्रोल में करना चालू कर दिया। उनसे वही करवाते थे जो वो चाहते थे, ठीक है। ना मानो तो फिर वो कुछ ऐसा करते थे कि भाई वो पावर से चले जाएं राजा, और सारे राजा पावर में थे पर सारे चलते किसके हिसाब से थे, ब्रिटिशर्स के हिसाब से, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो वो
थे एज अ कंपनी बन के, ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आए थे। मतलब वो इंडिया में आए थे, ऐसे आए थे कि हम एक कंपनी चलाने आ रहे हैं इंडिया में, नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। पर धीरे धीरे उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया। कॉलोनी वर्ड का मतलब क्या होता है? जब कोई एक देश के लोग दूसरे देश में बिजनेस करने जाते हैं, सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक वे में, मतलब वहां बिजनेस करने जाते हैं दूसरे देश में, और धीरे धीरे उस देश पे अपना कब्जा कर लेते हैं, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। सोशली मतलब सामाजिक तरह से भी कब्जा कर लेते हैं, इकोनॉमिकली मतलब पैसे के तौर पे भी, पॉलिटिकली मतलब राजनीति में भी। मतलब हर चीज पे अगर दूसरा देश जिस देश में गया है उस पे कब्जा कर ले, उसे हम कॉलोनी कहते हैं। तो जो इंडिया थी वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। कॉलोनी मतलब गुलाम, ठीक है। आप कॉलोनी वर्ड आता होगा ना, COLONY, आप सोचते होगे कॉलोनी मतलब क्या? कॉलोनी मतलब गुलाम, ठीक है। तो इंडिया जो ब्रिटिश की कॉलोनी थी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको पीरियड्स की बात बता रही थी। पीरियड्स में हमने पीरियड्स में करना चालू किया। सबसे पहले जेम्स मिल थे। तो जेम्स मिल ने मतलब उन्होंने कैसे पीरियड में डिसाइड किया? तो उनको उस टाइम इंडिया की कुछ समझ नहीं थी, ठीक है। जेम्स मिल का क्या सोच था? उसकी सोच थी कि भाई हम ब्रिटिशर्स जब तक इंडिया नहीं आए थे ना, तो इंडिया की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इंडिया में कुछ अच्छा नहीं था। हम ब्रिटिशर्स आए तो इंडिया अच्छा हुआ, ठीक है। उसकी ऐसी सोच थी। तो जब उसको बोला गया कि इंडिया की हिस्ट्री लिख, जेम्स मिल फिलोसोफर था और उसने इंडिया की हिस्ट्री लिखी, तो हिस्ट्री में इंडिया को उसने 3 पीरियड्स में दिखाया है, ठीक है। 3 पीरियड। जैसे अगर मैं अपने पीरियड्स बोलूं तो मैं कैसे बोलूंगी? मेरी नानी का टाइम, मेरी मम्मी का टाइम और मेरा टाइम, ठीक है। वो मेरे पीरियड्स हुए, ठीक है। मेरा नानी का टाइम था तो ऐसे होता था, मेरी मम्मी का टाइम था तो वैसा होता था, मेरा टाइम है तो ऐसा होता है, ठीक है। तो हम ऐसे मतलब मेरा टाइम, ठीक है। आपकी नानी या आपकी दादी आपको ऐसे कहानी सुनाती हो तो हमारे टाइम तो वैसा होता, तो वो क्या करती है? पीरियडाइज करती है अपने टाइम के। तो वैसे ही जेम्स मिल को भी इंडिया को जब इंडिया की हिस्ट्री लिखने बोला गया तो उन्होंने पता है इंडिया को कैसे पीरियडाइज किया? उन्होंने इंडिया को 3 पीरियड्स में बांटा। कौन से 3 पीरियड्स में? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। जेम्स मिल को जब बोला गया कि इंडिया की हिस्ट्री लिखो तो उसने इंडिया को इन 3 पीरियड्स में बांटा, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। अब आपको पता है इंडिया शुरू से ही बहुत सारी कास्ट वाली कंट्री रही है, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम के अलावा भी पारसी, ठीक है, पारसी रहे हैं, क्रिश्चियंस रहे हैं, जूस रहे हैं, और मतलब इतनी सारी कास्ट है, ठीक है। तो ये सारी कास्ट, इतनी सारी कास्ट एग्जिस्ट करती है, और जेम्स मिल ने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है। जेम्स मिल का मानना था कि भाई ब्रिटिश नहीं आए थे, उससे पहले इंडिया को हिंदू और मुसलमान राजा ही, जो एकदम खराब राजा थे, क्रूअल मतलब जो निर्दयी राजा ही प्रजा पे रूल करते थे, ठीक है। और ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो इंडिया में कास्ट टैबू चलता था। कास्ट टैबू मतलब कि लोग है ना, कास्ट से बाहर कुछ काम करो तो एक दूसरे को मार देते थे। भाई जैसे अगर आपने दूसरी कास्ट में शादी कर ली तो तुरंत आपकी हत्या कर देते थे। और रिलीजियस इंटॉलरेंस था इंडिया में, मतलब जेम्स मिल ने अपनी किताबों में ऐसा लिखा है कि रिलीजियस इंटॉलरेंस था, ब्रिटिश नहीं आया था। रिलीजियस इंटॉलरेंस मतलब एक धर्म दूसरे धर्म को बिल्कुल सहन नहीं करता है। भाई हिंदू मुस्लिम को सहन नहीं करेगा, क्रिश्चियन को नहीं सहन, मतलब हर धर्म एक दूसरे, कोई धर्म किसी को सहन नहीं करेगा। रिलीजियस इंटॉलरेंस था। और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थी। सुपरस्टिशियस मतलब पुरानी रूढ़ी प्रथाएं, ठीक है। रूढ़ी प्रथाएं मतलब भाई अगर पति मर जाए तो सती हो जाना है, अगर बेटी पैदा हो जाए उसको गर्म दूध में डुबो के मार देना है, ठीक है। और भाई छोटी उम्र में शादी कर लेनी है। तो सुपरस्टिशियस थे, कास्ट टैबूस थे, रिलीजियस इंटॉलरेंस था।
तो उसने अपनी किताब में ये दिखाया था कि हिंदू और मुस्लिम के जो निर्दयी राजा थे वो हम इंडिया की प्रजा पे रूल करते थे, और इंडिया में इतना सारा भेदभाव और इतना इतना सब काला काला, मतलब इंडिया को एकदम ब्लैक दिखाया था उसने। और जब ब्रिटिशर्स आए ना तो इंडिया का तो वारा न्यारा हो गया, मतलब इंडिया बेस्ट हो गई, उसने ऐसा दिखाया अपनी बुक में। जबकि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया और पीछे हो गई, मतलब भले यूनिवर्सिटी, स्कूल्स या ट्रेन्स वगैरह बनी, पर वो जो गुलामी थी, ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स की गुलामी सहनी पड़ती थी इंडियंस को मतलब एक डॉग्स कहा जाता था। ब्रिटिशर्स बोर्ड लगाते थे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, मतलब ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए थे वो मतलब डॉग के बराबर मानते थे इंडियंस को, इतना ज्यादा मतलब। और ब्रिटिशर्स शुरू से ही स्किन रेसिस्ट रहे हैं, मतलब काले लोग, मतलब उनको हम वो इंडियंस को एकदम अलग समझते थे, ठीक है, भेदभाव तो वो करते थे। तो मतलब इसने क्या दिखाया, क्योंकि इसने हिस्ट्री इंडिया की ये लिख रहा है, कौन लिख रहा है, जेम्स मिल लिख रहा है। अब वो क्या दिखाएगा, मतलब मैंने कल भी आपसे यही बात कही थी, जो हिस्ट्री लिखता है ना वो अपने हिसाब से लिखता है। जैसे अगर जेम्स मिल को बोला गया कि तू इंडिया की हिस्ट्री लिख, तो उसने एक मोटी सी किताब लिख दी, ठीक है, अ रूल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब वो किताब उसने 3 वॉल्यूम में लिखी, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड। पहली सबसे गलत बात तो यही थी कि इंडिया हिंदू मुस्लिम रहा ही नहीं है, इंडिया में बाकी धर्म भी रहे हैं शुरू से, तो सबसे पहली गलत बात तो ये थी। दूसरा, इसने ब्रिटिशर्स के रूल को गोल्डन टाइम बताया है, ठीक है, अगर ये गोल्डन टाइम था तो जलियांवाला बाग का किस्सा हुआ था जिसमें इतने सारे जो पंजाबीज मारे गए थे, ठीक है, फिर तमिल्स को मारा, मतलब ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि ब्रिटिशर्स के दौरान मारे गए थे, हमारे इतने सारे नेता शहीद हुए थे ब्रिटिशर्स की वजह से। तो मतलब अगर गोल्डन रूल था तो इतनी हत्याएं क्यों हुई थी, ठीक है। तो मतलब ये जो जेम्स मिल ने जो हिस्ट्री दिखाई वो गलत थी, ठीक है, जो उसने हिस्ट्री दिखाई वो गलत थी। इसके बाद जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, फिर उन्होंने भी पीरियडाइज करना चालू किया, उन्होंने भी पीरियड्स में बांटा। उन्होंने कैसे पीरियड्स में बांटा, उन्होंने हिस्ट्री को एंशियंट, मीडिएवल और मॉडर्न, ठीक है, ऐसे बांटा हमारे हिस्टोरियंस ने। मतलब ये एक वेस्ट का तरीका है, ये तरीका फॉरेन वालों का तरीका है, जो वेस्ट, जो उस साइड के लोग हैं, ठीक है, अमेरिका, यूरोप, उस साइड के लोग हैं, वो लोग हिस्ट्री ऐसे लिखते हैं, एंशियंट, मिडिल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो मतलब आपने स्टैंडर्ड 6 क्लास 6 में आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी, जिसमें एकदम पुराने आपने सभ्यताओं के बारे में, मोहनजोदारो और पता नहीं क्या क्या पढ़ के आए हो, ठीक है, किरथार हिल्स, सुलेमान हिल्स, चैप्टर 1 याद है 6th का। फिर 7th में भी आप हिस्ट्री पढ़ के आए हो। अब 8th में आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे। 8th में आप पढ़ोगे कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो क्या हुआ, मतलब थोड़ा सा मॉडर्न है ना, क्योंकि ये चीज तो आप बच्चे को पता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया आए, इंडिया गुलाम था, 100 साल पहले तक इंडिया गुलाम था, तो ये तो सबको पता है। तो ये हुई मॉडर्न हिस्ट्री। तो क्लास 8 में आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हो। तो हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने एंशियंट, मीडिएवल और मॉडर्न में डिवाइड किया था हमारी हिस्ट्री को, ठीक है। तो मतलब एक जो ये तो अब ये रूल भी एक्सेप्ट हुआ, ठीक है। अब इस रूल के बारे में मैं बताऊंगी, ठीक है। अब इससे पहले इसमें से क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं मैं आपको वो बताऊं, ठीक है। आपकी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक का पेज 3 आपके साथ रखो, ठीक है, पेज 3 आपके साथ रखो। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, हु वॉज जेम्स मिल? जेम्स मिल कौन था? आंसर, जेम्स मिल was a Scottish economist
पॉलिटिकल फिलोसोफर। ठीक है, जेम्स मिल कौन था? एक स्कॉटलैंड का इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर था। ठीक है, व्हेन डिड ही पब्लिश when did Mill publish? जेम्स मिल है इसका आंसर, जेम्स मिल। ठीक है, तो when did Mill publish his massive 3-volume work? His massive 3-volume work मतलब 3 बुक्स का एक बहुत बड़ा, तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो कब किया था उसने? आंसर 1817। क्वेश्चन, how did Mills divided Indian history? How did Mill divided Indian history? ठीक है, मिल ने इंडियन हिस्ट्री कैसे डिवाइड की थी? तो आंसर, मिल डिवाइडेड इंडियन history into 3 periods. Mill divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim and British. Hindu, Muslim and British. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मिल का क्या सोचना था इंडिया के बारे में? मिल सोचता था कि हम सारी जो एशियन सोसाइटीज हैं, एशियन सोसाइटीज मतलब एशिया में जितने भी देश हैं, एशिया में कौन कौन है? इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। ठीक है, तो जो एशिया में हम जो भी देश हैं, जितने भी सारे देश हैं, वो सब एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। एशिया कॉन्टिनेंट के जितने भी देश हैं वहाँ सिविलाइजेशन कम है। सिविलाइजेशन मतलब वो मैनर्स और वो मतलब वो नहीं होता है, एक मैनर्स और एक वो महानता हमारे देशों में कम है। हमारी सिविलाइजेशन यूरोप के देशों से कम है। यूरोप में जैसे फ्रांस, पेरिस ऐसे देश हैं, यूरोप की सभ्यता से, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, हमारी सभ्यता उनसे कम है। ये किसके विचार थे? जेम्स मिल के। अब जिसके विचार ही ऐसे हैं हमारे देश के बारे में, उसने हमारे देश की हिस्ट्री लिखी, तो उसने क्या लिखा होगा? मतलब ऑब्वियसली सब गलत ही लिखा होगा ना, मतलब जिसकी सोच ही ऐसी है। तो अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोर्ट्स रूल द कंट्री। जो मैंने आपको बताया वही कि उसने हिस्ट्री में क्या लिखा था कि हम ब्रिटिशर्स के आने से पहले हिंदू और मुस्लिम राजा ही राज करते थे और इंडिया की हालत बहुत खराब थी। सुपरस्टिशंस था, रिलीजियस इंटॉलरेंस था। ठीक है, तो मतलब ये सब इसके विचार थे। ठीक है, तो व्हाट वाज जेम्स मिल थिंकिंग about
What was James Mill thinking about India? What were James Mill thought about India? What were एक सेकेंड, ये क्वेश्चन अच्छे से लिखती हूँ मैं. What was the thinking of James Mill about India? ठीक है. What was the thinking of James Mill about जेम्स मिल के विचार क्या थे इंडिया के बारे में? तो आंसर में पेज नंबर 3 से लिखो. पेज नंबर 3. पेज नंबर 3 में लास्ट पैराग्राफ, आपकी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 में लास्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन पॉइंट करके लिखना. फर्स्ट लाइन, Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. फिर नेक्स्ट पॉइंट, according to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. Next point, religious intolerance, caste taboos and superstitious practices dominated social life. ठीक है, मतलब डोमिनेटेड सोशल लाइफ मतलब इंडिया सोशली कैसी थी, समाज कैसा था इंडिया का? इंडिया का समाज रिलीजियस इंटॉलरेंस मतलब कोई किसी का धर्म सहन नहीं कर सकता है. इंटॉलरेंस मतलब सहन नहीं करना, रिलीजियस मतलब धर्म. कास्ट टैबूस मतलब कास्ट टैबूस का मतलब होता है कास्ट के हिसाब से, आपकी कास्ट के हिसाब से मतलब आप पे रोक लगाई जाए. ठीक है. और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस, सुपरस्टिशियस तो वो पुरानी सोच, ठीक है, रूढ़िवादी सोच. ठीक है. तो प्रैक्टिस डोमिनेटेड सोशल लाइफ. ठीक है. नेक्स्ट लाइन, ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया. मिल को क्या लगता था कि ब्रिटिश रूल ही इंडिया को सिविलाइज कर सकता है, ब्रिटिश रूल ही इंडिया को एक मतलब एक अच्छा देश बना सकता है. ठीक है. अगर मतलब वो क्या दिखा रहा है अपनी बुक में कि ब्रिटिशर्स आए वो अच्छी बात हुई, वो ऐसा दिखा रहा है. ठीक है. ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉइंट, To do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institutions and laws in India. उसने क्या बोला कि अगर हमें इंडियंस को सिविलाइज करना है, अगर हमें इंडियन को एक महान समाज बनाना है, तो हमको क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? इंडिया में हमें क्या लाना पड़ेगा? यूरोपियन मैनर्स. हम यूरोप वालों के मैनर्स लाने पड़ेंगे. ठीक है. पहले आप हाथ से खाते थे, अब आप चम्मच और फोर्क से खाते हो. कौन से मैनर्स हैं? यूरोपियन मैनर्स हैं. आर्ट्स. ठीक है. आर्ट्स वगैरह पता नहीं अजीब अजीब तरह की ड्राइंग्स करते हो कि कैसे कैसे ड्राइंग के नाम है, वो कहाँ से आया? यूरोपियन आर्ट. इंस्टीट्यूशंस भाई कैथोलिक स्कूल्स हैं. ठीक है. कितने सारे कैथोलिक स्कूल होते हैं, तो वो सारे क्या हैं? वो यूरोप की देन है ना. इसके बाद लॉज. ठीक है. कितने नियम हैं जो हमारे ब्रिटिशर्स के दिए हैं. तो उसने क्या बोला था कि अगर ये सारी चीजें होंगी, मतलब इसकी थिंकिंग, ये सोच थी इंडिया के बारे में, उसकी सोच क्या थी? ये थी. ठीक है. तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखना. ठीक है. कहाँ तक लिखोगे? ये 5 पॉइंट कहाँ से कहाँ तक? पेज नंबर 3 से चालू करोगे. मिल थॉट से लेके चालू करोगे और पेज नंबर 4 इंडिया तक लिखोगे. 5 पॉइंट वाली. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर मिल्स सजेशन अबाउट इंडिया? ठीक है, क्वेश्चन, व्हाट वर जेम्स मिल सजेशन अबाउट इंडिया? ठीक है, इंडिया के बारे में जेम्स मिल की क्या सोच थी, क्या सजेशन दिया? जेम्स मिल ने इंडिया को क्या सजेस्ट किया? उसकी सोच तो लिख दी, थॉट, वो क्या सोचता था। अब उसने सजेस्ट क्या किया, उसने सुझाव क्या दिया? पेज नंबर 4 पे फर्स्ट पैराग्राफ में थर्ड लाइन, मिल इनफैक्ट काट दो, इनफैक्ट काट दो। मिल suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. उसने क्या बोला कि भाई अगर ब्रिटिश को पूरे इंडिया को जीत लेना चाहिए। क्यों? हम पूरी इंडिया को जीत लेंगे तो हम इंडिया को एनलाइट करेंगे। एनलाइट मतलब उनको हम मुक्त कर देंगे, हम उनको महान मार्ग पे ले जाएंगे। एंड हैप्पीनेस, हम खुश कर देंगे, इंडिया के लोग खुश हो जाएंगे। क्योंकि इंडिया के लोग भाई बहुत बुरी हालत में है, जबकि वो बिल्कुल झूठ था। बेटा ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, इंडिया सोने की चिड़िया था। ठीक है, इंडिया में भाईचारा था, कोई दंगे नहीं थे, कुछ फसाद नहीं था इंडिया में। मतलब इतनी बुरी हालत नहीं थी जितनी जेम्स मिल बता रहा है। तो जेम्स मिल सजेस्ट क्या कर रहा है? James Mill suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. भाई इंडिया को जीत लेना चाहिए ब्रिटिशर्स को, क्योंकि इंडिया वालों की तो कोई बात ही नहीं है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, इंडिया प्रोग्रेस ही नहीं कर सकता ब्रिटिश के हेल्प के बिना, उसकी सोच वैसी थी। ठीक है, तो एक ब्रिटिशर जो इतनी नेगेटिव सोच रख रहा है हमारे इंडिया के लिए, उसने हमारे इंडिया की हिस्ट्री लिखी। ठीक है, तो अब देखो ये तो एकदम फेल, मतलब आप देख रहे हो उसकी सोच क्या थी। ये तो इंडिया अच्छे से दिखा ही नहीं रहा है। अगर आप किसी चीज की हिस्ट्री दिखा रहे हो तो उसको अच्छे से दिखाना पड़ता है ना, जो सच है वो। ये तो मतलब जो भी दिखा रहा हो तो झूठ दिखा रहा है। ठीक है, मतलब वो सही नहीं दिखा रहा है, वो अपनी सोच के, मतलब झूठ नहीं, वो सच ही दिखा रहा होगा पर अपनी सोच के हिसाब से दिखा रहा है। उसकी जो सोच है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए आप सबके विचार बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आप मेरे मतलब सारे मेरे स्टूडेंट्स हो, पर शायद कोई थर्ड पर्सन है जो बाहर का है, ठीक है, जिसको पता ही नहीं है कि मैं अच्छा कराती हूँ नहीं कराती हूँ, वो कंप्लीट अलग विचार रख सकता है। बाहर का इंसान जो मुझे जानता ही नहीं है, शायद वो मेरे लिए बुरा सोचे, पर क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आप मेरे से रोज पढ़ते हो, आपको पता है मैम क्या कराती है नहीं कराती है, तो आप बिल्कुल मेरे लिए 100% श्योर हो कि नहीं मैम अच्छी हैं, पर जरूरी नहीं है। तो ये क्या विचार की बात होती है, थॉट की, मतलब आप कितना जानते हो। वो इंडिया को जानता ही नहीं था, इसलिए उसके विचार भी ऐसे थे इंडिया के लिए। किसके? जेम्स मिल के। ठीक है, तो मतलब इंडियन हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री देख लो तो हिस्ट्री अगर ब्रिटिश ने लिखी है तो ब्रिटिश ने खाली अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखी है। ठीक है भाई, ब्रिटिश रूल के आजू बाजू ही सारी हिस्ट्री दिखेगी आपको। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। तो इसीलिए हिस्टोरियंस ने क्या किया, ये जेम्स मिल का फॉर्मूला फ्लॉप गया। ये जो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन की सोच थी वो फ्लॉप गई। तो इसके बाद हमारे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 में डिवाइड किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड हिस्टोरियंस डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री? तो हिस्टोरियंस ने कैसे डिवाइड की इंडियन हिस्ट्री? तो पेज नंबर 4 पे 4th पैराग्राफ, पेज नंबर 4 में 4th पैराग्राफ, उसमें फर्स्ट लाइन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न। किसमें डिवाइड किया? एंशिएंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न। ठीक है, 4
ठीक है। इन डिविजन्स की देखो, इन डिविजन्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इन डिविजन्स में भी बहुत प्रॉब्लम्स थी। मतलब ये वाला जो डिवीजन का कल्चर था ये वेस्ट से आया था, तो वहां मॉडर्न पीरियड क्या होता था, मॉडर्न पीरियड में साइंस थी, रीजन थी, डेमोक्रेसी थी, लिबर्टी थी, इक्वालिटी थी। और ब्रिटिशर्स में मीडिवल टाइम कब यूज किया जाता था कि जहां पे ये सब होता ही नहीं था, पे डेमोक्रेसी वगैरह ना हो। कैन वी uncritically accept the characteristic of the modern prescribed period of all, as you will see in this book, people did not have equality or liberty, one of economic growth and progress। देखो अब ब्रिटिशर्स, ये हमने किससे, ये वाला डिवीजन किससे लाया, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न वेस्ट से लाया। मतलब वेस्ट में जब बुक्स लिखी जाती थी एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। मॉडर्न टाइम का मतलब, मॉडर्न टाइम सबसे अच्छा टाइम, मॉडर्न टाइम सबसे अच्छा टाइम मतलब जब आप पॉलिटिकली आपका कंट्री बहुत अच्छा है, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है, कास्ट अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, सब खुश हैं, वो मॉडर्न टाइम हुआ। और मिडिवल टाइम वो टाइम जिसमें कुछ भी नहीं है। पर अगर हमने देखो, जब हमने किताब लिखी तो हमने जो मॉडर्न टाइम है वो ब्रिटिशर्स के टाइम को दिखाया है। जो हमारे हिस्टोरियंस ने किताब लिखी हैं उन्होंने जो मॉडर्न टाइम है वो ब्रिटिशर्स के टाइम को दिखाया है। पर ब्रिटिशर्स के टाइम में तो कुछ भी ऐसा नहीं था, डेमोक्रेसी भी नहीं थी, इकोनॉमी भी अच्छी नहीं थी, इनइक्वालिटी थी, भेदभाव था। ब्रिटिशर्स भेदभाव करते थे इंडियंस के साथ कलर के हिसाब से, भाई इंडियंस फेयर नहीं होते थे, वो फेयर थे। भेदभाव भी था, इंडियंस को साथ में बिठाना भी नहीं पसंद करते थे। तो इंडियंस के साथ इतना भेदभाव था तो वो मॉडर्न सोसाइटी कैसे हुई। मॉडर्न सोसाइटी का मतलब होता है वो सोसाइटी जहाँ डेमोक्रेसी हो, हैप्पीनेस हो, इक्वालिटी हो, सोशल जस्टिस हो। पर ऐसा तो कुछ भी था ही नहीं। तो एक ये जो हमारे हिस्टोरियंस ने जो एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न वाला तरीका भी अपनाया वो भी उनको लग रहा था भाई सही नहीं है। हम मॉडर्न टाइम को, जो ब्रिटिश पीरियड का टाइम बता रहे हैं वो टाइम भी अच्छा तो नहीं था हमारे लिए। जबकि मॉडर्न का मतलब क्या होता है, खुश होना, ठीक है, पर हम खुश तो थे नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हिस्टोरियंस ने इस टाइम को मॉडर्न पीरियड नहीं, कॉलोनियल पीरियड बोला है। क्या बोला है, कॉलोनियल पीरियड। मैंने कॉलोनी का मतलब आपको पहले ही बता दिया था, गुलाम बनाना। इन्होंने हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में मॉडर्न पीरियड की जगह कॉलोनियल पीरियड यूज किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखें, व्हाई डिड हिस्टोरियंस यूज colonial term instead of modern term। जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कॉलोनियल शब्द क्यों यूज किया है, तो आंसर कहां से लिखोगे कि पेज नंबर 4 पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ में थर्ड लास्ट लाइन, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी, nor was the period one of economic growth and progress. So many historians therefore refer to this period as colonial। कहां से लिखोगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन, अंडर ब्रिटिश रूल people did not have equality, अब मैं सारा नहीं लिख रही हूँ, इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी, नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। सो आप लगाना, प्रोग्रेस के बाद फुल स्टॉप, फिर कॉमा, मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रिफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। तो हम ब्रिटिश का टाइम दिखाने के लिए मॉडर्न पीरियड नहीं, हम कॉलोनियल पीरियड यूज करेंगे इस हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो कॉलोनियल का मतलब मैंने आपको बताया, कॉलोनियल का मतलब क्या होता है
दूसरे देश को सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली सब्जुगेट करना, सब्जुगेट मतलब कंट्रोल में कर लेना, उस चीज को हम कॉलोनी मतलब कॉलोनी बनाना कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। ठीक है, तो तो अब यहाँ देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनाइजेशन। ठीक है, डिफाइन कॉलोनाइजेशन। क्वेश्चन, डिफाइन, ये सारा कंप्लीट करना है ना, मैंने आधे में छोड़ा है। डिफाइन द टर्म कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? कॉलोनाइजेशन का मतलब पेज नंबर 4 पे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में थर्ड लास्ट लाइन, पेज नंबर 4 पे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में थर्ड लास्ट लाइन, When the subjugation of one country, subjugate का मतलब control, ठीक है, when the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, social, economic and cultural changes, we refer to the process as colonization। मतलब जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री को इस तरह से कंट्रोल कर ले कि उसमें सब चीजों में बदलाव आ जाए, उसे हम colonization कहते हैं। ठीक है, so when the subjugation of one country by another leads to political, social, economic changes, these kinds of काट दो, these kinds of काट दो। When the subjugation of one country by another leads to political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization। ठीक है, तो यहाँ हमारा colonization हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने कॉलोनीज क्या होता है, कॉलोनियल क्या होता है, हमने पढ़ा। ठीक है, इतना ज्यादा क्या एक्सैजरेट। बच्चों, तो आपने अभी क्या पढ़ा कि कॉलोनियल हम किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? कॉलोनियल वर्ड हम जो ब्रिटिश टाइम को दिखाने के लिए, जो कि मॉडर्न टाइम था, पर हम सोचते हैं वो मॉडर्न टाइम नहीं है क्योंकि उसमें दुख और तकलीफें थी, इसलिए हम इसको कॉलोनियल रूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हम पूरी बुक पढ़ेंगे वो कॉलोनियल, जो हमारा कॉलोनियल टाइम था, कॉलोनियल पीरियड था, पूरा उस पे पढ़ेंगे। ठीक है, एंशियंट और मीडिएवल टाइम आप पढ़ के आए हो आपके 6th और 7th में। इस बुक में आप कॉलोनियल पीरियड पढ़ोगे सारा कि ब्रिटिशर्स के टाइम क्या हुआ था। ठीक है, तो पेज नंबर 5 पे आ जाओ। हाउ डू वी नो। ठीक है, मतलब अब भाई क्या पढ़ना है वो तो पता है, हमें क्या पढ़ना है, हमें कॉलोनियल रूल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हिस्टोरियंस को अगर आपको किसी भी रूल, कॉलोनियल रूल कब आया था, ये जो ब्रिटिश कब आए थे, तो तकरीबन 250 साल पहले आए थे। ठीक है, देखो 100 साल तो हमें आजादी के हो गए और 100 साल तो इन्होंने राज किया था। ठीक है, तो उन्होंने राज, उससे पहले काफी साल पहले तो ये आना चालू हो गए थे इंडिया में। ठीक है, कोई उन्होंने 1-2 दिन में तो थोड़ी इंडिया पे राज करना चालू कर दिया होगा। कोई भी चीज होती है ना, लंबा टाइम लगाती है, मतलब एक कोई रातों रात कुछ नहीं होता, बहुत साल लगते हैं। तो तकरीबन हमें 250 साल पहले की चीजों के बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री की। तो हिस्टोरियंस ने, जब हिस्ट्री वाले जो हिस्टोरियंस थे, ठीक है, जो हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, उन लोगों ने जब ये लिखना चालू किया होगा ब्रिटिशर्स के बारे में, तो उनको सोर्सेस कहाँ से मिले होंगे? सोर्स का मतलब इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली होगी कि भाई उस टाइम ब्रिटिशर्स क्या करते थे, या क्या उनको ऐसा क्या मिला होगा, क्योंकि जो 250 साल पहले हुआ वो तो हिस्टोरियंस को थोड़ी पता है। ठीक है, तो कैसे पता लगा होगा? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स था हिस्टोरियंस का, वो था ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश। ऑफिशियल रिकॉर्ड मतलब ब्रिटिशर्स को एक आदत थी, ब्रिटिशर्स को क्या आदत थी? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बनाने की, हर चीज के रिकॉर्ड्स रखने की ब्रिटिशर्स को आदत थी। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, जो ब्रिटिश तंत्र के लोग थे उस टाइम, मतलब ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसेस थे,
बिल्डिंग्स थी, पार्लियामेंट थी, तो जो भी था, तो ब्रिटिशर्स को हर चीज की रिकॉर्ड रखने की आदत होती थी, मतलब हर चीज की फाइल बनाते थे। ठीक है, तो सब इम्पोर्टेंट सोर्स, सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स हिस्टोरियंस के लिए क्या था? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिशियल रिकॉर्ड। ठीक है, द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पोर्टेंट। ब्रिटिशर्स क्या मानते थे? ये जो लिखने की आदत है वो बहुत अच्छी आदत है। हर इंस्ट्रक्शन, हर प्लान, हर पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। छोटी से छोटी चीज वो प्लान करते थे, पॉलिसी बनाते थे, एग्रीमेंट बनाते थे, या कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करवाते थे, सब चीजें वो लिख के रखते थे। और जब ये चीजें अच्छे से लिख दी जाती थी, फिर उनको अच्छे से पढ़ा जाता था और उस पे विचार किए जाते थे, डिबेट की जाती थी। तो ये इनकी सोच थी, ये स्ट्रॉन्ग सोच थी इनकी। क्या सोच थी? कि हर चीज को लिखना है और फिर उस पे चर्चा करनी है। तो वो वाली जो स्ट्रॉन्ग चीज थी, तो इस पे मतलब ये लोग मेमोस बनाते थे, नोटिंग्स, रिपोर्ट्स। मेमो क्या होता है? आपके जिस ऑफिस में आप काम करते हो, उसी ऑफिस में एक जने से दूसरे जने को जब हम रिटर्न में कुछ ऑर्डर भिजवाते हैं, उसे मेमो वगैरह कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मेमो, नोट्स और रिपोर्ट्स बनाने चालू हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। Question: What was the source of question? What was the important source historians used regarding colonial rule? मतलब कॉलोनियल रूल का कौन सा इंपॉर्टेंट सोर्स हमारे हिस्टोरियंस यूज करते थे? तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। आंसर: द important source was the official records of the British administration. मतलब वो क्यों मानते थे कि लिखना क्यों जरूरी है? वो सोचते थे हर चीज को लिखना जरूरी है ताकि उस पर डिबेट की जाए और उसके बाद कल्चर्स और मेमोस वगैरह बनते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन: Why did British believe that the act of writing was important? वो हर चीज क्यों लिखते थे? Why did the British believe that act of writing was important? ब्रिटिशर्स लिखने की कला को इम्पोर्टेंट क्यों मानते थे? लिखने को इतना महत्व क्यों देते थे? क्योंकि वो मेरे को मानते थे। ठीक है, मैं भी तो लिखने के लिए ही बोलती हूँ रोज। ठीक है, देखो ब्रिटिशर्स की सोच कितनी सही थी। आपको ऐसे लगता होगा मैम लिखा लिखा कराती है। पेज नंबर 5 पे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, ये डार्क में लिखा हुआ है ना, बोल्ड में, उसमें सेकेंड लाइन से टिक करो।
The British believed that the act of writing was important. Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. Once this was done, things could be properly studied and debated. This conviction produced an administrative culture of memos, notings and reports. ब्रिटिशर्स मानते थे कि लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर इंस्ट्रक्शन, हर प्लान, हर पॉलिसी, हर डिसीजन, हर एग्रीमेंट, हर इन्वेस्टिगेशन लिखित में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो चीजें ज्यादा क्लियरली समझ आएंगी और उनपे बहस भी अच्छी होगी, डिबेट अच्छी होगी। ये जो उनकी सोच थी, कन्विक्शन मतलब ये जो इनकी स्ट्रॉन्ग सोच थी, इसी सोच की वजह से जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में ये वर्ड्स यूज होते हैं आजकल, मेमोज वर्ड सुनते हो ना, पापा अगर ड्राइविंग का नियम तोड़ देते हैं तो मेमो फटता है पापा का। फिर नोटिंग्स, नोट्स मिलते हैं ना, मैं जो भी आपको ट्यूशन में कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है तो मैं NOTE नोट लिख के भेजती हूँ। फिर रिपोर्ट, ठीक है, कभी कुछ हो जाता है तो रिपोर्ट बनती है, ठीक है, तो इसी पर से इन सब का कल्चर आया, ठीक है। तो आंसर कहाँ से लिखेंगे, द ब्रिटिश से लेके रिपोर्ट्स तक, ठीक है। तो आज हम यही एंड करते हैं, इस पैराग्राफ पे ही एंड करते हैं, कल हम आगे करेंगे, ठीक है। तो सब कुछ अच्छे से लिख के मुझे व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है, और अच्छे से रीड करिएगा। आज हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा, पेज नंबर 3 हाउ डू वी पीरियोडाइज से लेके पेज नंबर 5 यहाँ रिपोर्ट्स वाले पैराग्राफ तक पढ़ा, ठीक है। तो ये 1.5 पेज अच्छे से रीड कर लेना। चले, थैंक यू।